बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आकर शालू उदास मन से टेरेस पर आकर बैठ गई। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पक्षियों का मधुर गान कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहे थे जो वो अपने पिछले शहर के घर में छोड़ आई थी। शालू की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर एक पेड़ की ओर में खड़ी बुढ़िया पर ठहर गई। ओह, फिर वही बुढ़िया क्यों इस तरीके से उसके घर की ओर ताकती है? शालू की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले वे शालू उस बुढ़िया को कई बार नोटिस कर चुकी थी। 2 महीने हो गए थे शालू को पूना से गुड़गांव शिफ्ट हुए, मगर अभी तक एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति सुधीर का बड़े ही शॉर्ट नोटिस पर तबादला हुआ था। वो तो आते ही अपने काम और ऑफिशियल टूर में व्यस्त हो गए। छोटी शैली का तो पहले ही क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर सोनू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास में मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन शालू उसकी स्थिति तो जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोपे गए पेड़ जैसी हो गई थी, जो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था पूना में। उसकी अच्छी जॉब थी, यहाँ न आसपास कोई अच्छे डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मैड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। और इतनी टेंशन के बीच विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। वैसे भी इस इलाके में चोरी और फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण कोई नई बात नहीं है। सोचते सोचते शालू परेशान हो उठी। 2 दिन बाद सुधीर टूर से वापस आए तो शालू ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। सुधीर को भी चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा होता है तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक दिन शाम शालू ने टेरेस से देखा वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था। सुधीर उससे कुछ बात कर रहे थे। पास से देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। शालू को लगा उसने ये चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बात करके सुधीर घर के अंदर आ गए और बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? शालू ने चिंतित स्वर में सुधीर से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसा तुम उसके बारे में सोच रही थी वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर शांतनु से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी शांतनु की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया, अपनी बूढ़ी माँ गायत्री देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। हाँ, याद आया, स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट दिखी थी। उस पर गायत्री निवास लिखा हुआ था। वही एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा भी इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने? नहीं नहीं, आज इसके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती है जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ में उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, अनमने मन से ही सही। मगर शालू ने हाँ कर दी। गायत्री देवी अंदर आ गई। छिनकाया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले आंसू। अंदर आकर उन्होंने सुधीर और शालू को ढेरों आशीर्वाद दिए। नजरें भर भर कर उस पर आए घर को देख रही थी जो कभी उसका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैराए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रही। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर स्वर भर रहा आया था उनका, गला भर गया था उनका कहते कहते। यही कमरा था मेरा। कितने साल हंसी खुशी बिताए हैं यहाँ अपनों के साथ। मगर शांतनु के पिता के जाते ही आंखें पुनः भर आई। शालू और सुधीर निशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर गायत्री देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ना थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों ही महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ।
शालू गायत्री देवी को रोककर कमरे में चली गई और इशारे से सुधीर को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और उनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली है, बेसहारा है और इस घर में इनकी जान बसी है, यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम यहाँ वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे उन्हें। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे। काम के लिए तो मैड भी है, बस ही घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मैड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों को देखभाल भी सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिसमें उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती थी। और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या, घर तो हमारे नाम ही है, ये क्या कर सकती है? और उनकी उम्र भी कितनी है? ठीक है, तुम बात करके देखो, सुधीर ने सहमति जताई। शालू ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहीं रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती है? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे नहीं, उन्हें घर से यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा है उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा। वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको बेकार में ही परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से तो हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी गायत्री देवी शालू की आंखों में छिपी मनसा समझ गई, मगर उस घर में रहने के मोह में वो मना न कर सकी। गायत्री देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सदे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर शालू ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गया पता ही न चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनोहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती। फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई को वो स्वयं खासकर ध्यान देने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल के आने के वक्त वो नित नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। शालू भी हैरान थी, जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से ना खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच में कभी देर तक टीवी में चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे। समय से खाना पीना और होमवर्क निपटाकर बिस्तर पे पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत भी दूर होती जा रही थी। शालू और सुधीर बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर अभिभूत थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठकर बातें करने का भी समय नहीं होता था। पहली बार शालू ने महसूस किया कि घर में किसी बड़े बुजुर्ग की उपस्थिति, नानी दादी का प्यार बच्चों पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है। उनके बच्चे तो शुरू से ही इस सुख से वंचित रहे, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही उसकी नानी और दादी दोनों गुजर चुकी थी। आज शालू का जन्मदिन था। सुधीर और शालू ने ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकलकर बाहर डिनर करने का प्लान बनाया था। सोचा था बच्चों को अम्मा संभाल लेगी, मगर घर में घुसते ही दोनों हैरान रह गए। बच्चों ने घर को गुब्बारे और झालरों से सजाया हुआ था। वही अम्मा ने शालू की मनपसंद डिशेस और केक बनाए हुए थे। इस सरप्राइज बर्थडे पार्टी बच्चों के उत्साह और अम्मा की मेहनत से शालू अभिभूत हो उठी और उसकी आंखें भर आई। इससे पहले बच्चों ने उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। बच्चे दौड़कर शालू के पास आ गए और जन्मदिन की बधाई देते हुए पूछा, आपको हमारा सरप्राइज कैसा लगा? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं, कहते हुए उसने बच्चों को बाहों में भरकर चूम लिया। हमें पता था आपको अच्छा लगेगा। अम्मा ने बताया कि बच्चों द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास भी मम्मी पापा को बहुत बड़ी खुशी देता है, इसलिए हमने आपको खुशी देने के लिए ये सब किया है। शालू की आंखों में अम्मा के लिए कृतज्ञता छा गई। बच्चों से ऐसा सुख तो उसे पहली बार ही मिला था, और वो भी अम्मा के संस्कारों के कारण। केक कटने के बाद गायत्री देवी ने अपने पल्लू में बंधी लाल रुमाल में लिपटी एक चीज निकाली और शालू की
और बढ़ा दी। ये क्या है अम्मा? तुम्हारे जन्मदिन का उपहार। शालू ने खोलकर देखा तो रुमाल में सोने की चेन थी। वो चौंक पड़ी। ये तो सोने की मालूम होती है। हाँ बेटी, सोने की ही है। बहुत मन था कि तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें कोई तोहफा दूं। कुछ चोर तो नहीं है मेरे पास, बस यही एक चैन है जिसे संभाल कर रखा था। मैं अब इसका क्या करूंगी? तुम पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। शालू की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी, जिसे उसने लाचार बुढ़िया समझकर स्वार्थ के तत्पर हो अपने यहाँ आश्रय दिया। उनका इतना बड़ा दिल कि अपने पास बचे इकलौते स्वर्ण धन को भी वह उसे सहज ही दे रही है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसे नहीं ले सकती। ले ले बेटी, एक माँ का आशीर्वाद समझकर रख ले। मेरी तो उम्र भी हो चली है, क्या पता तेरे अगले जन्मदिन पर तुझे कुछ देने के लिए मैं रहूं या ना रहूं। नहीं अम्मा, ऐसा मत कहिए। ईश्वर आपका साया हमारे सिर पर सदा बनाए रखे, कहकर शालू उनसे लिपट गई, जैसे बरसों बाद कोई बिछड़ी बेटी अपने माँ से मिल रही हो। वो जन्मदिन शालू कभी नहीं भूली, क्योंकि उसे उस दिन एक बेशकीमती उपहार मिला था, जिसकी कीमत कुछ लोग बिल्कुल नहीं समझते। वो है निस्वार्थ मानवीय भावनाओं से भरा माँ का प्यार। वो जन्मदिन गायत्री देवी भी नहीं भूली, क्योंकि उस दिन उनकी उस घर में पुनर्प्रतिष्ठा हुई थी, घर की बड़ी आदरणीय एक माँ के रूप में, जिसकी गवाही उस घर के बाहर लगाई गई वो पुरानी नेम प्लेट भी दे रही थी, जिस पर लिखा था गायत्री निवास। शायद आपकी आंखें इस कहानी को पढ़कर थोड़ी सी नम हो गई हों। अकेले में आंख बंद कर 2 मिनट चिंतन करें और पाश्चात्य संस्कृति की होड़ में हम अपनी मूल संस्कृति को भूलकर बच्चों की उच्च शिक्षा पर तो सभी का ध्यान केंद्रित है, किंतु उन्हें संस्कारवान बनाने में हम पिछड़े जा रहे हैं। यदि यह कहानी किसी परिवार को जोड़ने में काम आए तो इसे अपने साथियों और परिजनों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।